ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास को। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से मुझे बता दीजिए, सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो सभी लोग। सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो, सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना थर्ड चैप्टर जो कि हमारा चल रहा था, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें हमारी 2 या 3 क्लास ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, 2 हो चुकी है ना। उन 2 क्लासेस में हमने ये जाना कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। उसके बाद हमने ग्राफ बनाना सीखा था लास्ट क्लास में, है ना। और लास्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने ये सीखी थी कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है इस तरीके से, मेरे पास अगर कोई इक्वेशन है इस तरीके से, मान लो 2x + 3y = 5। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सबसे पहली चीज तो ये बताई थी कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। पहले आप लोग बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? जल्दी बताओ, क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? सभी लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताइए अगर है तो, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, ये है। क्यों है? क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। और ये लीनियर क्यों है? क्योंकि जो वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर है वो 1 है। और ये इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन लगा है। तो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है, एक रैखिक समीकरण है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, 2 चर वाली एक रैखिक समीकरण है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो 2 चर वाली रैखिक समीकरण होती है उसका जो ग्राफ है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ क्या होता है? जल्दी बताओ, कैसा ग्राफ बनता है इसका? किस शेप में बनता है इसका ग्राफ? बताइए, लास्ट क्लास में बताया था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। ठीक है, तो आप यहां नाम से देखो, लाइन, लीनियर में ही आ रहा है लाइन। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर ये मेरी एक्स और वाई एक्सिस है तो स्ट्रेट लाइन कैसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है ना, या ऐसे भी बन सकती है, या सीधी भी बन सकती है। तो स्ट्रेट लाइन बनती है बेसिकली। तो मान लो इसका ग्राफ ऐसे बना, ऐसे मान लेता हूं, माना है ये मैंने, हो सकता है किसी और तरीके से बने, वो तो हम वैल्यूज जब अलग अलग रखेंगे तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि अगर ये ग्राफ है इस इक्वेशन का, तो इस ग्राफ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस ग्राफ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब क्या करेंगे बताओ? वो सब क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, भाई बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना इस पर, ये ग्राफ यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे आगे तक, है ना, ऐसे चलता जाएगा। तो इस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए, इस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए। तो ये सभी पॉइंट्स क्या करते हैं? इस तरीके से मैं यहाँ पर एरो का साइन लगा देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये ग्राफ चलता जा रहा है, इधर भी चलता जा रहा है, इधर भी चलता जा रहा है। तो इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, वो सभी क्या होंगे? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, या मैं कह सकता हूं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यूज इन रख दूं उठा के यहां से, तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आएंगे। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन से मतलब ये है कि एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज हो सकती है? इनफाइनाइट। एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज हो सकती है इसमें? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इसके ग्राफ पर पॉइंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट। और सभी पॉइंट्स इसके क्या है? सॉल्यूशन है। ये बात सभी को क्लियर हो गई या नहीं? बताओ जल्दी से। ये मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से ये चीज बताई थी, 1 घंटा पूरा हमने यही पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। जैसे आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए, है ना, और आपसे कहा जाए कि बताओ क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन के ग्राफ पर होगा। मैंने एक पॉइंट दिया 3,5 और आपसे बोला कि क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन के ग्राफ पर होगा, तो आप कैसे चेक करते थे? अगर ये होगा तो इसमें रख के देखो, एलएचएस और आरएचएस बराबर आएंगे। अगर ये नहीं होगा तो एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आएंगे। बताओ, ये बताया था मैंने या नहीं बताया था? ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर ली थी।
तो एक क्वेश्चन करते हैं इसी का। क्वेश्चन आपके सामने ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो सभी बच्चे इसको पोल सेक्शन में करिए, आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस इक्वेशन के ग्राफ पर आएगा। तो लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से ये चीजें समझाई थी, अब मैं देखना चाहता हूँ आपको वो चीज याद है, भूल गए हो, है ना, जो भी है। तो पोल में भेज रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिए इसको। यस, करिए सॉल्व। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा बिंदु है जो इस इक्वेशन को के ग्राफ पर होगा। ठीक है, ये बताना है आपको। करिए सभी लोग सॉल्व। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। और मैंने जस्ट अभी बताया कि अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन के ग्राफ पर है तो सिर्फ उसकी एक ही कंडीशन है कि वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, या वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या मैं कह सकता हूं उसके एलएचएस और आरएचएस बराबर आएंगे। अगर वो पॉइंट अगर मैं उस इक्वेशन में रख दूं तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आएंगे, तभी वो उसके ग्राफ पर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने हिंट दे दिया है। करिए सभी लोग इसको ध्यान से, आपके पास 1 मिनट है। कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है, कुछ लोग और बचे हुए हैं, वेरी गुड। हो गया। ओके, 20 में से, सॉरी 19 में से 16 का आंसर सही है। हाँ जी, लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और दे रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है। वो भी करें सॉल्व इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 22 में से 18 का सही है। अभी भी क्लास में 31 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 22 का आंसर आ चुका है। जल्दी से सॉल्व करिए जो लोग बच गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस ग्राफ पर होगा। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं। वेरी गुड, 25 लोगों का, 25 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 25 में से 20 का सही है, बाकी लोग भी सॉल्व करें। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई पॉइंट किसी के ग्राफ पर है ना, अगर कोई भी पॉइंट किसी के ग्राफ पर है या किसी के आलेख पर है, तो उसकी क्या कंडीशन होती है? वो पॉइंट जो है उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि उसके एलएचएस और आरएचएस बराबर आएंगे जब मैं इन पॉइंट्स को वहां पर रखूंगा। तो यहाँ पर मैं एक्स की जगह 4 रखूंगा और वाई की जगह 8 तो रखते हैं। 3 इंटू एक्स की जगह 4 माइनस वाई की जगह 8, तो 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 8 4। और आरएचएस कितना है, 9, तो ये आरएचएस के इक्वल नहीं है। तो यानी ये जो पॉइंट है ये इस ग्राफ पर नहीं होगा, है ना। ऐसे ही बताया था ना, अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर आता है तो ग्राफ पर होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। ऐसे ही 4, 2 में एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2, तो एक्स की जगह 4 रखते हैं, तो 3 इंटू 4 माइनस वाई की जगह 2 रखा। 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 2 इज 10। और आरएचएस कितना है, 9, तो ये भी आरएचएस के बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा ग्राफ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है 4, 3, तो एक्स की जगह 4 रखना है, वाई की जगह 3, तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखा, 4, माइनस वाई की जगह क्या रखा, 3, तो 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 3 इज 9। और देखो आरएचएस भी 9 है, तो ये हमारा आरएचएस के बराबर आ रहा है। तो एलएचएस और आरएचएस यहाँ पर बराबर आ गए, एलएचएस और आरएचएस यहाँ पर बराबर आ गए। तो यही कंडीशन होती है, अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर है तो वो पॉइंट कहाँ होगा, उस इक्वेशन के ग्राफ पर होगा। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑप्शन सी, ये कहाँ होगा, इस इक्वेशन के ग्राफ पर होगा, क्योंकि ये इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, डी भी आप रख के देखोगे, डी भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को? बताओ, कोई डाउट हो इसमें पूछ लीजिए। ये सब चीजें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, बहुत अच्छे से, है ना, याद होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट है। देखो रिजल्ट भी आपको बता रहा होगा कि बहुत अच्छे से ये चीज आपने पढ़ी थी, है ना, आपने सब कुछ चीजें सीखी थी। तो ये देखो बहुत सारे बच्चों ने 100% क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। कमलजीत कौर नाम से हैं, प्रदीप नाम से हैं, साक्षी हैं, खुशबू हैं, मान सिंह यादव नाम से हैं, कर्मवीर नाम से हैं, साक्षी हैं, AKNY कुमार नाम से हैं, और फाल्गुनी है, मुस्कान यश कुमार सिंह नाम से हैं, निकिता रांगा नाम से हैं, कनिका, काजल, अनिल कुमार नाम से हैं, विनोद कुमार नाम से हैं, और भाई सिंह नाम से हैं। ठीक है, इन्होंने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही किए थे। वेल डन, एक्सीलेंट। रिया, ओके रिया, ठीक है। चलिए, अच्छा ये और हैं कुछ बच्चे, जाटव साहब नाम से हैं, इन्होंने भी सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे, और सोनी, इन्होंने भी सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। मीनाक्षी, हाँ मीनाक्षी आप भी हैं, प्रियंका आप भी हैं, यस। ओके, चलो तो अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या होती हैं? मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका आइडिया दे दिया था। मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर आपके पास एक इक्वेशन है तो उसका एक ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन दी हुई है, मान लो ये दी हुई है 2x + 3y -4 = 0, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब देखो ये मत सोचना ऐसा ही बनेगा, वो कैसा भी बन सकता है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मान लो एक स्ट्रेट लाइन ये बन गई, अगर आपको एक और इक्वेशन दे दूं मैं, 3x - 4y + 7 = 0, इसका ग्राफ क्या होगा? एक और स्ट्रेट लाइन, है ना। अब ये जो हिंदी में, अच्छा मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, ऐसे इक्वेशन तो आप समझ पा रहे होंगे ना साहब। इक्वेशन मतलब समीकरण, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि इसमें ज्यादातर इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे हैं ना। अब मैंने कहा भी था कि हिंदी वालों को हिंदी में कर दो, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों नहीं हुआ है, मैं एक बार और कह के देखूंगा। तो मैंने ये कहा है कि भाई एक समीकरण है, एक इक्वेशन है, तो एक लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, सरल रेखा होगी। अगर दो समीकरण है, दो इक्वेशन है, तो दो सरल रेखाएं होंगी। अब ये जो दो स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये किस तरीके से एक दूसरे को, इनका बिहेवियर कैसा हो सकता है? या तो ये एक दूसरे को काटेंगी, है ना, या तो ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे इस तरीके से, या तो एक दूसरे को काट सकती हैं। ये जब ग्राफ बनाओगे इनका, तो दो जो ग्राफ हैं या तो एक दूसरे को काटेंगे, या एक दूसरे को के क्या होंगे? ओवरलैप करेंगे, जिनको हम कोइंसिडेंट बोलते हैं, जिनको हम कोइंसिडेंट बोलते हैं इस तरीके से। या फिर एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे, या फिर एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। यही हो सकता है ना भाई, ये दो ग्राफ ऐसे ही बन सकते हैं, और कोई चौथा इसका वो बन सकता है क्या? कंडीशन, कोई चौथी कंडीशन है इसमें? बस ये तीन ही कंडीशन है। या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करेंगे, या एक दूसरे के ऊपर संपाती जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, या एक दूसरे के पैरेलल या समांतर हो सकती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद, या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट करेंगी, या एक दूसरे के संपाती होंगी, या एक दूसरे के समांतर होंगी। ओके, अब अगर ये एक दूसरे को काट रही हैं किसी भी पॉइंट पर, जैसे ये भी एक पॉइंट पर काट रही है, ये तो बहुत सारे पॉइंट्स पर एक दूसरे को काट रही है ना। ये देखो एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है, ये बहुत सारे पॉइंट्स पर एक दूसरे को काट रही है। जो काटती हैं उनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ये होती है हमारी कंसिस्टेंट। ठीक है, और जो नहीं काटती यानी जो पैरेलल है उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ये बात सभी को क्लियर हुई? बताओ, बस आपको कैसे याद रखना। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट को संगत, संगत युग्म, और इसको हम बोलते हैं असंगत युग्म। ठीक है, अगर वो काट रही है, चाहे एक पॉइंट पर काटे
या बहुत सारे पॉइंट्स पर काटे, वो कंसिस्टेंट होती है, संगत होती है। अगर वो नहीं काट रही है तो इनकंसिस्टेंट है या असंगत है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। अगर एक पॉइंट पर काट रही है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, वन सॉल्यूशन, एक हल होता है। अगर बहुत सारे पॉइंट्स पर काट रही है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस। बस काटने को देखो कितने पॉइंट्स पर काट रही है। ठीक है, ये एक पॉइंट पर काट रही है ना, बस देखो यहां पर काट रही है तो इसका एक हल होगा। ये बहुत सारे पॉइंट्स पर एक दूसरे को काट रहे हैं ग्राफ, तो इसके बहुत सारे हल होंगे। ये नहीं काट रहे हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ये बात सभी को क्लियर हो ही, बताओ यहां पर अगर आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, आप उन दोनों का ग्राफ बनाओगे, है ना। अगर आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है तो दोनों का ग्राफ बनाओगे। अब दोनों का ग्राफ दो लाइन खींचेंगी। अब वो दो लाइन कैसी हो सकती है, या तो इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेद हो सकती है, या कोइंसिडेंट संपाती हो सकती हैं, या पैरेलल समांतर हो सकती हैं। ठीक है, अगर वो एक दूसरे को काट रही हैं एक पॉइंट पर या बहुत सारे पॉइंट पर, तो वो कंसिस्टेंट या संगत होती हैं। अगर वो नहीं काट रही हैं तो इनकंसिस्टेंट या असंगत होती हैं। और जितने पॉइंट्स पर काटती है उतने सॉल्यूशन होते हैं। एक पॉइंट पर काट रही है तो एक सॉल्यूशन, बहुत सारे पॉइंट्स पर काट रही है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस, और अगर एक भी पॉइंट पर नहीं काट रही है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बात सभी को क्लियर हुई, बताओ जल्दी। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो फिर आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे आप ही मुझे सब कुछ बताओगे। एक बार और समझा दो सर। एक बार और समझा दूं, देखो अगर आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है तो उसके दो लाइन खींचेंगे। पिछली क्लास अगर आपने की है तो मैंने आपको बताया था, एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो दो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ क्या होंगे, दो स्ट्रेट लाइन। अब वो जो दो स्ट्रेट लाइन है, दो सरल रेखाएं हैं, या तो वो एक दूसरे एक पॉइंट पर काटेंगी, या वो एक दूसरे को के ऊपर क्या होंगी, कोइंसिडेंट यानी संपाती होंगी, या वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी यानी पैरेलल होंगी। अगर वो काट रही हैं चाहे एक पॉइंट पर या बहुत सारे पॉइंट पर, तो उनको हम कंसिस्टेंट या संगत बोलते हैं। अगर वो नहीं काट रही है तो उसको हम इनकंसिस्टेंट या असंगत बोलते हैं। और जितने पॉइंट्स पर ये काट रही है उतने सॉल्यूशन होते हैं। एक पॉइंट पर काट रही है तो एक सॉल्यूशन, बहुत सारे पॉइंट्स पर काट रही है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस, और नहीं काट रही है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब समझते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ वी प्लॉट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ऑन द सेम ग्राफ देन थ्री सिचुएशंस कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, अगर आप किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचोगे तो तीन सिचुएशन आएंगी, यही वाली तीन जो मैंने आपको बताई। ठीक है, पहली सिचुएशन क्या हो सकती है कि या तो ये, समझ रहे हो ना भाई, दो इक्वेशन आपको दी होंगी क्वेश्चन में। मान लो एक इक्वेशन ये दे दी 3x+y - 5 = 0, एक इक्वेशन ये दे दी 2x - y + 5 = 0। आपसे कहा जाए बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, या आपसे कहा जाए इसके कितने हल होंगे, या आपसे कहा जाए कि ये संगत है या असंगत, तो आप कैसे करोगे। आप ग्राफ देखो, इस दो इक्वेशन है तो दो ग्राफ बने। ठीक है, अब ग्राफ कैसे हो सकते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेद, ठीक है, कोइंसिडेंट यानी एक दूसरे के ऊपर, जिनको हम संपाती भी बोलते हैं, पैरेलल यानी समांतर। ठीक है, ये तीन सिचुएशन हो सकती है जो कि मैंने अभी अभी आपको बताई है। ठीक है, अब एक एक करके, अब आप लोग मुझे बताओ, अगर लाइन इंटरसेक्ट करिए तो कितने सॉल्यूशन होंगे, बताओ सभी बच्चे बताओ। इंटरसेक्ट कर रही है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने हल होंगे इसके, अभी बताया है मैंने। ठीक है, वेरी गुड, एक हल होगा। क्यों होगा, एक सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया है कि जितने पॉइंट्स पर वो काटे उतने सॉल्यूशन। तो एक पॉइंट पर काट रही है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन होगा। अगर किसी का ग्राफ, अगर किसी का ग्राफ ऐसा बन रहा है, अगर किसी क्वेश्चन का ग्राफ ऐसा बन रहा है तो वहां पर कितने सॉल्यूशन होते हैं, वन सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यहां से हम एक लाइन ऐसे खींच देंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे, यहां पर देख लेंगे एक्स पर क्या पॉइंट है, और यहां पर देख लेंगे वाई पर क्या पॉइंट है, और हमें सॉल्यूशन मिल जाएंगे। वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मुझे बताओ ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, संगत होगा या असंगत, बताओ। ये जो पेयर है इक्वेशन का, ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, वेरी गुड। मैंने बताया था कि जब वो काटते हैं, जब ग्राफ काटेंगे तो हमेशा क्या बोलेंगे हम उनको, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, या संगत समीकरणों का युग्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। समझ में आया सभी को, यानी संगत।
ओके, आप लोग ही बता रहे हो अब सब, ठीक है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप लोग ही बता रहे हो और आप सब सही बता रहे हो। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अगर कट कर रही है तो एक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कौन सा पॉइंट होगा जहां पर वो कट कर रही है, और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट यानी संगत होगा। ठीक है, ये सभी को क्लियर हुआ। पहला केस, पहला केस सभी को क्लियर है। अब केस 2 पर आते हैं। अगर वो एक दूसरे के क्या हो, कोइंसिडेंट यानी संपाती, इसको हम बोलते हैं संपाती हिंदी में। अगर वो संपाती है, बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, कितने हल होंगे? मैनी सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पर ये एक दूसरे को कट कर रही है। तो अगर जब पिछले वाले में एक पॉइंट पर कट कर रही थी तो एक सॉल्यूशन था, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पर ये कट कर रही है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, मैनी सॉल्यूशंस, या अनेक हल हिंदी में भी लिख देता हूं। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसको ना कभी कभी डिपेंडेंट भी बोल देते हैं, तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट भी हम इसको बोल देते हैं। तो ये मैंने इसलिए बता दिया है कि अगर मान लो डिपेंडेंट आपको दिख जाए तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिपेंडेंट। पिछले वाले को नहीं बोलते, इसको ही बोलते हैं डिपेंडेंट या फिर कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी संगत भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है याद रखने का। जो काट रहा है वो कंसिस्टेंट है, जो नहीं काट रहा है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, और ये क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर, केस 2 क्लियर सभी को। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। इसके बताइए कितने सॉल्यूशंस होंगे अगर समांतर हैं, पैरेलल हैं? नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस क्यों? क्योंकि ये काट ही नहीं रहे एक दूसरे को, है ना। अगर ये नहीं काट रहे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन। अगर आपका किसी क्वेश्चन में ग्राफ ऐसा बन जाता है पैरेलल, तो उसके आप क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, और ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट क्यों? क्योंकि ये नहीं काट रहे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। ठीक है, नो सॉल्यूशंस मतलब कोई हल नहीं। ये बात सभी को क्लियर हो गई है यहां तक? तो अगर आपके सामने कोई ग्राफ आ जाए तो आप उसको देखकर बता दोगे कि इसका बिहेवियर क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तीनों कंडीशन हमने पढ़ ली है। कोई डाउट हो इन तीनों कंडीशंस में तो आप पूछ लीजिए। आगे बढ़े, बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सवाल ये उठता है कि क्या आप हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाकर देखोगे? हर क्वेश्चन में अगर हम ग्राफ बनाकर देखेंगे तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ग्राफ बनाने में, और उसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने में कि वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। तो हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम इक्वेशन को देखकर ही बता दें कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो वो तरीका क्या है, अगर आपके पास कोई दो इक्वेशन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई दो इक्वेशन है, इस तरीके से दो इक्वेशन दी होंगी आपको क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको अगर A1/A2 निकालोगे और B1/B2 को निकालोगे। अच्छा, ये A1 A2 क्या है, ये A1 ये A2 ये B1 ये B2, कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर नंबर आ सकता है। ये बात सभी को क्लियर हो रही है? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी तक हमने ग्राफ से पढ़ा। अब मान लो अगर आपको कोई सवाल दे दिया जाए तो आप क्या ग्राफ बनाओगे हर क्वेश्चन में? तो अगर हमें कोई ऐसा तरीका पता चल जाए कि हम इनकी हेल्प से ही इक्वेशन को देखकर ही बता दें कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो कैसा रहेगा? ठीक है भाई, दोनों की है। अच्छा, पहली क्लास है क्या आपकी? अंकित चौहान नाम से जो स्टूडेंट है वो पूछ रहे हैं ये हिंदी की क्लास है या इंग्लिश की? दोनों की ही मान लो, मैं दोनों में ही बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादातर इंग्लिश इंग्लिश की है क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इसमें मैक्सिमम। ओके, तो मैंने क्या बोला, अगर मुझे इन इक्वेशंस को देखकर पता चल जाए कि भाई इनका बिहेवियर क्या होगा, तो वो कैसे पता चलेगा? अगर मैं A1 की वैल्यू निकालूं यहां से और A2 की वैल्यू निकालूं, उनको डिवाइड कर दूं, ऐसे ही B1 और B2 की वैल्यू निकालूं, उनको भी डिवाइड कर दूं, अगर वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, समझ रहे हो? अगर आप A1/A2 और B1/B2 निकालो, अगर वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं? वन सॉल्यूशन।
मतलब इसका जो ग्राफ बनता है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता है इस तरीके से। सर इसमें A1 सर इसमें A2 कांस्टेंट है। हाँ, इसमें कोई भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको A1 A2 निकालने पड़ेंगे, वो संख्याएं होंगी, नंबर्स होंगे। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना उसमें A1 A2 हम निकालेंगे, है ना, जैसे निकाले थे ना जब ABC की वैल्यू निकाल रहे थे, आपको याद होगा ABC की वैल्यू निकाली थी जनरल फॉर्म में, ऐसे ही A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालेंगे, उनको डिवाइड करके देखेंगे अगर वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो एक सॉल्यूशन, और इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 के, बराबर हो C1 अपॉन C2, है ना। अगर आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 को निकालें और A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 के, बराबर हो C1 अपॉन C2 के, तो उस केस में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशंस। वेरी गुड, इस केस में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशंस। यानी इस केस में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता होगा, बताओ कैसा बनता होगा ग्राफ, कोइंसिडेंट वाला, संपाती वाला, ऐसे, है ना, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और ये कैसा होता है, ये कैसा होता है बताओ, ये भी कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, और तीसरा जो केस है वो ये कहता है कि भाई अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू है B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू है C1 अपॉन C2, तो उस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशंस। यानी इस केस में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, पैरेलल, इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो आप सिर्फ वैल्यूज निकालकर ये पता लगा सकते हो कि कितने सॉल्यूशन होंगे और वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हुई, बताओ, ये बात सभी को क्लियर है। अगर देखो ये इक्वल नहीं है तो एक सॉल्यूशन होता है, अगर ये तीनों इक्वल है तो बहुत सारे सॉल्यूशन, है ना, तीनों इक्वल तो बहुत सारे सॉल्यूशंस, अगर ये दो इक्वल है ये नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इसको कंसिस्टेंट, इसको कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इसको इनकंसिस्टेंट, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगर सॉल्यूशंस आपको कंसिस्टेंट होंगे, अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहे तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए तो जल्दी से ये तीन केस मैंने आपको बताए, या तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, या तीनों इक्वल या दो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो बताओ इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, सभी लोग बताइए, इस केस में कितने सॉल्यूशन, सभी बच्चे बताएं, वन सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में कितने सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, बता देना, पहले हमने ग्राफ की हेल्प से सीखा था, अब हम क्वेश्चन इसके इक्वेशंस की हेल्प से निकाल रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, बताइए, कंसिस्टेंट। ठीक है, संगत होगा, और इसके हल कितने होंगे, एक हल होगा। ठीक है, दूसरा इसके बताइए, इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस, यस सर। यानी अनेक हल। ये मैं पोल में पूछूंगा क्वेश्चन, इसलिए सभी लोग इनको ध्यान से देख लेना। ठीक है, और ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, यानी संगत होगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं पोल में पूछूंगा अभी, तो ध्यान से इनको नोट करते रहना और देखते रहना। ये बताओ ये क्या होगा, इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। वेरी गुड। और ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, 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 असंगत होगा। इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अगर हमें समीकरण दी हो उसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो ग्राफ है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या क्या है। ठीक है, चलिए तो एक मिनट, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है, अगर आप चाहो तो इनको नोट डाउन कर लो, या वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि मैं पोल में पूछूंगा, तो अगर आपको वहां पर कंफ्यूजन हो तो इससे अच्छा आप रिवाइज कर सको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन है बिना ग्राफ के, अगर आपको बताना हो। पहले मैंने ग्राफ की हेल्प से समझाया था कि अगर ग्राफ की हेल्प से पता करना हो तो कैसे करेंगे। यहां पर अगर हमें बिना ग्राफ की हेल्प से पता करना हो तो हम इस
इन 3 कंडीशंस को देखते हैं First और क्या उसके होगा? अकॉर्डिंग हम करते हैं। उसमें कितने होंगे सर फर्स्ट के? माइक बंद कर लो भाई। रियाज ऑल नाम से जो स्टूडेंट है, हर क्लास में आपको बोलना पड़ता है मुझे। बताइए, आगे बढ़े। चलिए, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं, आपको ये बताना है कि ये जो दोनों इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। करो और बताओ। आपको 2 इक्वेशन दी हुई है, एक तो दी हुई है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी दी हुई है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आपको ये बताना है कि ये दोनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। बताइए। कंसिस्टेंट, साक्षी ने बोला है कंसिस्टेंट, चंदन कुमार सिंह नाम से हैं, इन्होंने भी कंसिस्टेंट बोला है, नेहा यादव नाम से हैं कंसिस्टेंट। कैसे कैसे किया, कोई बताएगा? सभी लोग कंसिस्टेंट बोल रहे हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल टू ओके, B1 B2। वेरी गुड। तो आपने पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 इन सब की वैल्यूज निकाली होगी, फिर आपने इनको रखा होगा अपनी कंडीशन में और आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले वैल्यूज निकालते हैं। मैं यहां पर बोल देता हूं ये है मेरी इक्वेशन 1 और ये है मेरी इक्वेशन 2। ठीक है, चलो A1 कितना होगा जल्दी बताओ। सर 5। इसकी तुलना करूंगा मैं पहले वाले की, A1x प्लस, यहां लिख देता हूं मैं, इसकी तुलना कर रहा हूं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से। इसकी तुलना किससे करूंगा? A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या आ गई? 5। B1 की कितनी होगी बताइए, B1 की वैल्यू कितनी होगी? सभी लोग बताएं, B1 की वैल्यू कितनी होगी? 7। ये है B1 यहां पर 4 -4। -4। क्यों भाई ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? मैं नहीं आपसे इतनी गलतियां एक्सपेक्ट करता हूं। तो B1 कितना होगा? साइन के साथ लिखते हैं -4। C1 कितना होगा? सर 8। 8। आप लोग तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ऐसी गलतियां मत करो, साइन की गलती मत करो। ठीक है, A2 बताइए कितना होगा? 7। 7। वेरी गुड, ये 7 होगा। ठीक है, B2 कितना होगा? 6। 6। ठीक है, B2 हुआ 6। C2 कितना होगा? -9। -9। साइन के साथ लिखेंगे -9। ठीक है, अब मैं क्या निकाल लेता हूं? A1 अपॉन A2 निकालता हूं मैं। A1 अपॉन A2 कितना आएगा बताओ? A1 अपॉन A2, तो A1 कितना है? 5 अपॉन A2 कितना है? 7, तो 5 अपॉन 7 आया। B1 अपॉन B2 निकालते हैं। B1 अपॉन B2 कितना आया? माइनस के 4 अपॉन 6। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये कितना है? -2 अपॉन 3। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हो कि जो A1 अपॉन A2 है वो नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ रहा है। A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? वन सॉल्यूशन। तो इसके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे? वन सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट? तो इस केस में कंसिस्टेंट होता है। हमारी जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है, जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। बताओ भाई, जिसको ना समझ में आया हो पूछ लो, किसी भी पॉइंट में किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरीके से देखो, हमें यहाँ पर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने बिना ग्राफ बनाए ये फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारी इक्वेशन है। आप लोग एक गलती कर रहे हो, माइनस को भूल जाते हो, तो उसको अब आप लोग बंद कर दो भूलना माइनस को, तो साइन के साथ लिखो जो लिखना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? A1 की वैल्यू निकाली। इसमें से A1 कितना आया था? 5। B1 आया था -4। C1 कितना आया था? 8। ठीक है, A2 की वैल्यू निकाली, B2 की वैल्यू निकाली, C2 की वैल्यू निकाली और यहां पर रखकर देखी। और ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है इस क्वेश्चन का। कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अच्छा, इसको ना यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना,
वन सॉल्यूशन तो भाई यूनिक ही होगा ना, कोई चीज एक है तो वो सबसे अलग होगी। कोई चीज इस दुनिया में एक ही कोई चीज है तो वो सबसे अलग हुई ना, यूनिक हुई। तो अगर कोई सॉल्यूशन सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है तो वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब होता है सबसे अलग, ठीक है, सबसे अलग चीज। तो वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन भी हम इसको कभी कभी बोल देते हैं, तो ये चीज भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यस सन, हर्ष वेरी गुड, सन। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, आपको ये बताना। सबसे पहले आप इसको जनरल फॉर्म में जरूर लिख लेना, बिना जनरल फॉर्म में लिखे कभी क्वेश्चन नहीं करना है। देखो ये जनरल फॉर्म में नहीं लिखी हुई, जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखना। दूसरी जनरल फॉर्म क्या होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सभी लोग बोल रहे हैं इनकंसिस्टेंट, वेरी गुड, इनकंसिस्टेंट, वेरी गुड। कैसे होगी इनकंसिस्टेंट, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूंगा। जनरल फॉर्म में क्या कहती है जनरल फॉर्म मेरी, कि तीनों एक साथ आने चाहिए, जो तीनों टर्म्स हैं वो एक साथ आनी चाहिए। मैंने सिखाई थी शुरू में, याद करो, याद करो, शुरू में सिखाया था जनरल फॉर्म में लिखना, व्यापक रूप में लिखना, ठीक है। तो पहले मैं इसको क्या लिखूंगा, जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 8 को मैं इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही ये 9 भी इधर आ गया तो 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपकी देखो ये कभी भूलना मत, जनरल फॉर्म में जरूर लिख लेना, ठीक है। जनरल फॉर्म में आ गई। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 आप बताओ कितना होगा। पहले a1 की बात करते हैं, a1 कितना होगा सभी लोग बताइए, 2 ठीक है। a1 किसके साथ है, x के साथ, इसमें x के साथ कौन है 2, तो a1 हो गया 2। b1 कितना होगा, -3 -3। b1 किसके साथ है, y के साथ, तो यहाँ पर y के साथ कौन है, -3, तो b1 हो गया -3। c1 कितना होगा, -8 -8। अच्छा अब माइक ऑन मत करो, चैट में लिख लो, ठीक है, क्योंकि जब तक माइक ऑन हो रहा है अच्छे तरीके से तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जब माइक ऑन करने के बाद चिल्लाता है, अभी एक स्टूडेंट ने भी चिल्लाया, ठीक है, तो उसमें थोड़ा वो होता है। तो अब उस पर चैट में आंसर कर दो, C1 की जगह क्या लिखा हुआ है, -8, ठीक है। साइन के साथ हम लिखेंगे तो C1 हो गया -8, ओके। ऐसे ही A2 चैट बॉक्स में लिख के बताइए, A2 कितना होगा, 4, वेरी गुड। A2 किसके साथ है, x के साथ, यहाँ पर x के साथ कौन है 4, तो A2 4 हुआ। B2 कितना होगा, -6, ठीक है। B2 किसके साथ है, y के साथ, तो यहाँ पर y के साथ कौन है -6। और C2 कितना होगा, -9, ठीक है, C2 -9। बस अब हमारा आधा काम तो हो ही चुका। अब हमें क्या निकालना है, A1 अपॉन A2 कितना होगा, तो A1 अपॉन A2 कितना होगा, A1 कितना है 2 अपॉन A2 कितना है 4, तो 2 अपॉन 4 यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2 आया, ठीक है। B1 अपॉन B2 कितना आएगा, B1 अपॉन B2 -3 अपॉन -6, -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, तो ये भी 1 अपॉन 2 आया। C1 अपॉन C2 कितना आएगा, माइनस का 8 अपॉन माइनस का 9, माइक बंद रखो प्लीज, -8 अपॉन -9, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो कितना बचा, 8 अपॉन 9। तो आप यहां से क्या कह सकते हो, आप यहां से ये कह सकते हो सर A1 अपॉन A2 इक्वल आ रहा है B1 अपॉन B2 के, लेकिन इक्वल नहीं आ रहा है C1 अपॉन C2। और ये किसकी कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशंस की, ठीक है। यानी जब इस सिचुएशन में हमारी इक्वेशन आ जाए तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकते। अब आप सोचो अगर कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता तो इसका ग्राफ कैसा रहा होगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन या पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको यहां से क्या पता चला कि भाई ये किसकी सिचुएशन होती है, नो सॉल्यूशन की, है ना, ये नो सॉल्यूशन की है सिचुएशन। और नो सॉल्यूशन कब होते थे,
जब ग्राफ हमारा पैरेलल लाइन हो यानी ना काटे। तो आप जब इसका ग्राफ बनाओगे तो पैरेलल लाइंस आएगा, ठीक है। और क्योंकि हमसे पूछा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्योंकि जब कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो उस केस में जो हमारा पेयर होता है, ये जो पेयर है, ये जो पेयर है इक्वेशंस का, ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये बात सभी को क्लियर हो गई, बताओ। इजी क्वेश्चन से समझ में आ रहे हैं सभी को, कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले में कैसा ग्राफ बन रहा होगा भाई, इसमें कैसा ग्राफ बनेगा बताओ, इसमें कैसा ग्राफ बन रहा होगा इन दोनों इक्वेशंस का, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था। यूनिक सॉल्यूशन था इसमें, इंटरसेक्टिंग, वेरी गुड खुशबू। तो आपको पता था, मैंने आपको पता होगा, मैंने बताया था जब यूनिक सॉल्यूशन हो या वन सॉल्यूशन हो तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ होता है, प्रतिच्छेदी, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए इसको बताइए, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, सभी लोग सॉल्व करके फिर पोल में करेंगे इसके बाद। बताइए कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। 4/3x + 2y, इसको पहले मैं जनरल फॉर्म में लिख लूं, 8 इधर आ जाएगा तो -8 = 0। इसको भी पहले हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, 2x + 3y - 12 = 0। बताइए कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, ओके। इनकंसिस्टेंट, ओके। साक्षी चेक करो दोबारा से, तीनों वैल्यूज निकालो भाई। जब देखो, जब a1/a2 बराबर आ जाए ना b1/b2 के, तो c1/c2 की निकाला करो। अच्छा, ये चीज आप ध्यान रखना, मान लो आपने a1/a2 निकाला और वो बराबर नहीं आया b1/b2 के, तो आपका आंसर यही खत्म हो चुका है, क्योंकि इस केस में जो सॉल्यूशन होगा वन सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होगा। अगर आपका a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, तो आप c1/c2 भी चेक करो, ठीक है। या तो ये बराबर होंगे या नहीं होंगे, अगर नहीं है तो हमारा काम खत्म। अगर ये बराबर है तो आप चेक करो c1/c2 को भी, अगर वो बराबर आ रहा है इन दोनों के, तो वो कैसा होता है, बराबर आने पर क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। बराबर आने पर क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं आता है तो नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बताओ क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट। काफी बच्चे इनकंसिस्टेंट बता रहे हैं। देखो a1 कितना है यहां पर बताओ, a1 है 4/3, b1 b1 है 2, c1 है -8, ठीक है। a2 कितना है, यहां से ले लो 2, b2 कितना है 3 और c2 कितना है -12। बताओ ये चीज सभी को क्लियर है। अच्छा, ये मैंने इस बार डायरेक्ट लिख दिया, चलो मैं पूरा ही लिख लेता हूं। देखो मैं इसका कंपेयर करूंगा मैं, a1x + b1y + c1 = 0 से, और इसको कंपेयर करूंगा मैं a2x + b2y + c2 = 0 से, ठीक है। तो a1 क्या है यहाँ पर, जो x के साथ लिखा हुआ है, x के साथ क्या लिखा हुआ है 4/3, तो a1 हो गया 4/3। b1 क्या है, जो y के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर y के साथ क्या लिखा हुआ है +2। c1 क्या है, जो अकेला है, अकेला कौन है यहाँ पर -8। a2 क्या है, a2 क्या है, जो x के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर x के साथ क्या लिखा हुआ है 2। b2 क्या है, जो y के साथ लिखा हुआ है, तो y के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है 3। और c2 क्या है, जो अकेला है, और यहाँ पर अकेला कौन है -12। बताओ इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 में कोई प्रॉब्लम किसी को तो बताइए, ठीक है। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं a1/a2 कितना होगा, तो a1/a2, a1 कितना है 4/3/2, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, याद करो मैंने बताया था, इसका व्युत्क्रम हो जाता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम बताया था मैंने, ठीक है। तो ये 4/3 ऐसे का ऐसे ही, और 2 का क्या कर दूंगा मैं, रेसिप्रोकल 1/2 हो गया। तो ये आ जाएगा 4 1 4, 3 2 6, 2 2 4, 2 3 6, तो ये कितना आया 2/3 आया।
ये समझ में आया सभी को डिवीजन कैसे किया है मैंने? भाई 4/3 को डिवाइड करना है 2 से, 4/3 को डिवाइड करना है 2 से। मैंने बताई थी ये सब चीजें कि अब पहले वाले को तो हम ऐसे ही रखते हैं, बीच में मल्टीप्लीकेशन और दूसरे का रेसिप्रोकल यानी उल्टा 1/2। तो 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 आ गया, ऐसे आया। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को तो पूछ लो। ओके, चलो। उसके बाद मैं निकाल रहा हूं B1/B2। तो B1/B2 क्या है? 2/3। अब निकाल रहा हूं मैं C1/C2। C1/C2 क्या है? -8/12, -12। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 से कटेगा, 4 2 8, 4 3 12। तो ये भी 2/3। तो ये तीनों तो इक्वल आ रहे हैं। तीनों इक्वल आते हैं तो क्या होता है बताओ? तीनों मैनी जब सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशंस, उसका ग्राफ कैसा होगा? तीनों इक्वल आ रहे हैं तो मैनी सॉल्यूशंस, ग्राफ कैसा होगा? कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट। ठीक है, और वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन, ग्राफ कैसा होगा इसका? इस तरीके से होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, जिसको हम कोइंसिडेंट बोलते हैं, इस तरीके से। और ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं? यस सर। तीनों चीज मैंने बता दिया, कितने सॉल्यूशन होंगे, ग्राफ कैसा होगा, और ये कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये आपके सामने पूरी समरी है। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, इस पेज पे सब कुछ लिखा हुआ है, जो भी आपने अब तक पढ़ा है सब कुछ इस पर है। वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, है ना? अगर इक्वेशन की हेल्प से निकालना है तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं और ये इनकंसिस्टेंट होता है। क्योंकि अब जब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे तो मैं इन्हीं में से क्वेश्चन पूछूंगा, तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं पर नोट डाउन करो। बढ़े आगे, चलिए। तो क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। बताओ, ये सबको क्लियर है? क्योंकि मैं क्वेश्चन इसी में से पूछूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार। करें पोल में क्वेश्चन? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, पढ़ लो। क्वेश्चन लंबा चौड़ा लिखा हुआ है क्वेश्चन, है ना? तो पढ़ लो क्वेश्चन, तब तक मैं पोल भेज रहा हूँ। पोल में आंसर करना है सभी को। चलिए, तो इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब 1 सॉल्यूशन होता है, ये मैं बता चुका हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और बाकी चीजें तो आपको पता ही है। चलिए, मैंने पोल आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको ये बताना है कि ये किसकी कंडीशन होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C। अभी बताया था। अब देखते हैं कितने बच्चों ने सुना था। चलिए, अभी तक तो सभी ने सही आंसर किया है। ये हरियाणा बोर्ड यानी बोर्ड एग्जाम में 2017 में पूछा गया था, और ये पूछा जाता है, इन तीनों में से कोई भी एक पूछ लिया जाता है। तो ये 2017 में पूछा गया था कि इस कंडीशन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं कह रहा था बार बार, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं क्वेश्चन इसी में से पूछूंगा। तो 16 में से 15 बच्चों का आंसर सही है, 18 में से 16 का सही है, 2 का गलत है। जब तीनों इक्वल आ जाए तो क्या होता है, ये बताना है आपको। हाँ जी। 22 में से 20 का आंसर सही है, लेकिन अभी भी 34 स्टूडेंट्स में से 22 ने ही आंसर किया है। 26 ओके, 27 ओके। चलिए, लास्ट 15 सेकंड्स, जो लोग बच गए हैं, 6 लोग बचे हुए हैं, लास्ट 15 सेकंड्स।
ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 31 स्टूडेंट्स में से 27 ने सी को आंसर किया है, 2 स्टूडेंट्स ने ए को, एक स्टूडेंट ने बी को और एक स्टूडेंट ने डी को, यानी सभी को खुश कर दिया है, सभी को एक एक वोट मिल गया है। चलो, तो भाई इसमें समझाना तो कुछ है नहीं, बस ये कंडीशन यही होती है, मैंने आपको बताई थी अभी, कि जब तीनों चीजें बराबर आ जाएं एक दूसरे के, तो उस केस में कितने सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हम उसको बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्लियर हुआ सभी को ये, बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इसमें बताइए इसमें क्या होगा। ठीक है, पोल में आंसर करना है, क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से, उसके बाद पोल में आंसर करना, पोल में भेज रहा हूं, तब तक मुझे 10 सेकंड दे दो। हाँ जी, तो इसमें 4 ऑप्शंस, ए बी सी एंड डी। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो आप पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर दीजिए। हाँ जी, 12 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 17 में से 16 का सही है, 19 में से 18 का सही है, 21 में से 19 का सही है, ओके, 23 में से 20 का सही है, 25 में से 22 का सही है, 35 स्टूडेंट्स हैं क्लास में से, क्लास में इस टाइम, उसमें से 26 में से 23 का सही है, 27 में से 23 का सही है, लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 30 स्टूडेंट्स में से 24 ने ए को आंसर किया है, 4 लोगों ने बी को और 2 लोगों ने सी को आंसर किया है। तो यस, मैंने जैसा कि आपको बताया इसमें कि अगर A1/A2 है ना, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू बी, 3 कंडीशन मैंने बताई थी, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, फिर बताया था अगर A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 के, और वो बराबर आ जाए C1/C2 के भी, फिर बताया था कि अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होते थे, 1 सॉल्यूशन या यूनिक। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और इसमें नो सॉल्यूशंस, ये बताया है मैंने। पता नहीं कुछ बच्चे फिर भी गलती कर रहे हैं, तो कौन सा केस है ये, फर्स्ट वाला, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसका एक ही हल होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, इसको करिए सॉल्व। आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है, आपको इसमें यह बताना है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या नन ऑफ दीज, आपको ये बताना है। करिए सॉल्व। 4 ऑप्शन है इसमें, आप लोग आराम से सॉल्व कर लो, मैं पोल भेज रहा हूँ। करिए। हाँ जी, 4 में से 3 लोगों का आंसर सही है, वेरी गुड, बाकी लोग भी सॉल्व करें।
7 में से 5 लोगों का आंसर सही है, 8 में से 6 लोगों का आंसर सही है। दस में से 7 लोगों का आंसर सही है, 11 में से 7, 15 में से 10, 16 में से 11, 17 में से 12, 17 में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी लोग भी करें। 19 में से 14 का सही है, ओके। 20 में से 15 का सही है, वेरी गुड। 21 में से 15 का सही है। पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबकी वैल्यू निकाल लो, फिर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 सबकी वैल्यू निकाल लो, फिर देखो कौन सा केस वहां पर बन रहा है। ठीक है, 24 में से 17 का सही है। काफी बच्चों ने गलत किया है ये। 25 में से 18 का सही है, 26 में से 19 का सही है, 27 में से 20 का सही है। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, आप अपनी बुक में से भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। 27 में से 20 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी लोग भी सॉल्व करें। पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालो, फिर उनको डिवाइड करके देख लो। चलिए लास्ट 30 सेकंड्स, जो लोग बच गए हैं करिए सॉल्व, लास्ट 30 सेकंड्स। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 28 में से 20 बच्चों ने बी को आंसर दिया है, जो कि सही आंसर है। 4 लोगों ने ए को आंसर दिया है, 4 लोगों ने सी को आंसर दिया है। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। कौन कौन सी? एक दी हुई है 6x माइनस 3y प्लस 10, ठीक है। तो यहां से A1 कितना आया 6, B1 कितना आएगा -3, C1 कितना आया 10, ठीक है। इधर से A2 निकल जाएगा, वेरी गुड बी। A2 कितना आएगा 2, B2 कितना आएगा बताओ, B2 कितना आएगा बताओ, बताओ भाई B2 कितना आएगा -1। -1, वेरी गुड। माइनस वाई किसने लिखा है ये, -1, वाई थोड़ी आएगा इसमें। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से इसकी तुलना कर रहा हूँ, इसकी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से तुलना कर रहा हूँ। तो y है, B2 की जगह क्या है -1, ठीक है। और C2 कितना है 9, ठीक है। इनको आप क्या करके देख लो डिवाइड। तो A1 अपॉन A2 कितना आया 6 अपॉन 2, यानी 2 1 2, 2 3 6, 3। B1 अपॉन B2 कितना आया -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 3 अपॉन 1 यानी 3। C1 अपॉन C2 कितना आया 10 अपॉन 9। तो A1 अपॉन A2 इक्वल आ रहा है B1 अपॉन B2 के, बट इक्वल नहीं आ रहा C1 अपॉन C2 के। और ये किसकी कंडीशन होती है बताओ, नो सॉल्यूशंस, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशंस। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ग्राफ कैसा बनता है, पैरेलल लाइंस, वेरी। ठीक है, ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो वैसे ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं जिससे आप कनेक्ट कर पाओ। इसका सही आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते, बताइए।
कैसी लगी आपको क्लास?